हील कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बोला ना कि मेयो क्लिनिक की साइट पर जाइए, या फिर आप क्लीवलैंड हॉस्पिटल की साइट पर जाइए। वहां जाकर टीबी, जिसमें लिख ही देता हूँ, एक सेकंड। ये जैसे हम क्लीवलैंड, ओ सॉरी, मेयो क्लिनिक की साइट पर गए, यहाँ से टी में हमने सेलेक्ट करा, और टी में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने, अब ये ट्यूबरकुलोसिस आ गया, ट्यूबरकुलोसिस पे क्लिक करा। सबसे पहले आ गया सिम्टम्स एंड कॉजेज। इस पे जब क्लिक करेंगे, अब ये सिम्टम्स आ गए, लो फीवर, टायर्डनेस, कफ। तो जब हम हीलिंग करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम हील करने के लिए हिसाब से रखें। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन इज यूजुअली फॉलोड बाय द स्टेज कॉल्ड लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम सेल्स बिल्ड अ वॉल अराउंड लंग टिश्यूज विद टीबी जर्म्स। तो हम जब लंग्स के ऊपर जाएं तो हम उसको क्लीन करें, लंग्स को। फिर वो जर्म्स को इमेजिन करके उनको उठाकर शरीर से बाहर डालें। अब जब हम शरीर से कोई चीज बाहर डालते हैं तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये डिसअपियर हो, हम कहते हैं कि जो शरीर का जी। लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो। एक्टिव होने के हम्म। बाद ये जितने भी जर्म्स हैं उनको वो उठा उठा कर बाहर फेंके। द जर्म्स कांट डू एनी हार्म इफ द इम्यून सिस्टम कीप्स देम अंडर कंट्रोल। तो जो जर्म्स हैं, वो जर्म्स हम्म। जो हैं उससे फाइट करने के लिए शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, अब इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ पर होता है? नाभि चक्र में। बगलामुखी महाविद्या के तौर पे उनको ध्यान करके, इसलिए वो जब हमने जी। मेडिटेशन डिजाइन करा था उसमें हमने उन सारे पॉइंट्स को इन्वोक करा था जो संजीवनी विद्या के तौर पे हम लेकर चले। फिर एक्टिव टीबी जी। डिजीज में, एक्टिव टीबी हैपेंस व्हेन द इम्यून सिस्टम कांट कंट्रोल एन इन्फेक्शन। तो हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं बगलामुखी देवी से कि ये जो है, जो शरीर का इन्फेक्शन है उसको हम्म। आप किल करिए। उसको आप आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। Germs cause disease through the lungs or other parts of the body. Active TB disease may happen right after primary infection, but it usually happens after months or years of latent TB infection. Symptoms of active TB disease in the lungs usually, अभी ये आर्टिकल लंग्स में नहीं है, गले में है। गले में जी। है, पेनक्रियाज में है। तो जब आप वो वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो मैंने रिपोर्ट भी शेयर करी थी ना आरती की उसकी, जी। तो हाँ। वो जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें वो लिखा हुआ है कि जो लिम्फ नोड्स जो हैं उनका हम्म। एबनॉर्मल साइज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो उसने उसने 5-6 पॉइंट बोले हैं। तो वो 5-6 पॉइंट को ध्यान करके उन सब जगह से वो लिम्फ नोड जो हैं वो शरीर से बाहर चले गए हैं। और जो बाकी एक्टिव जो वो हैं लिम्फ नोड्स, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है एंड दे आर वर्किंग परफेक्टली। तो ऐसे करके आप एक कमांड के तौर पे जब भी कभी किसी भी पेशेंट का डिजीज सिस्टम को एड्रेस कर रहे हैं तो उस डिजीज सिस्टम को वहां पर पूरा अपने सामने नोट कर लीजिए, सो दैट आपको पता। अब जैसे इसमें क्या आ गया, कफ, कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, चेस्ट पेन, पेन विद ब्रीदिंग और कफिंग, फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, नॉट वांटिंग टू ईट, टायर्डनेस। अब वेट लॉस जो है वो कन्वर्ट हो गया। अभी आपने जितने भी दिन हीलिंग करा, और कल जी। से उसका वो टीबी का एंटीबायोटिक भी शुरू हुआ, बट पहली बार इन लास्ट 6 और 7 मंथ्स टाइम उसका वेट गेन आया। जी। हो रहा था क्या, वेट लॉस, बट वो वेट गेन में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो ये है कि जिस रेट से वेट रिड्यूस हो रहा था वो रुका, हम्म। और फिर वेट गेन होना शुरू हुआ। तो जो आप हीलिंग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो गया। एक्टिव टीबी डिजीज आउटसाइड द लंग्स में फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट, वेट लॉस, नॉट वांटिंग टू ईट, टायर्डनेस, नॉट फीलिंग वेल इन जनरल,
pain near the site of infection. Common sites of active TB disease outside the lungs include kidney, liver, fluid surrounding the brain and spinal cord. अब ये देखिए, ये है फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जब आरती ने वो संजीवनी वाला मेडिटेशन करा और जब आपने हीलिंग करी, उसका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसको सर में से ही ऐसा लग रहा था जैसे हीट रिलीज हो रही है। जी। मैंने कल फीडबैक शेयर करा था ना। हार्ट मसल्स, हम्म। जेनाइटल्स, lymph nodes, bones and joints, skin, walls of blood vessels, voice box, also called larynx. ये इसका कॉजेज एंड सिम्टम्स हो गए। तो जब आप किसी भी सिचुएशन में, और ये एक रैंडम अप्रोच बना लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को हील करते हैं तो पहले एक अपनी समरी बनाइए। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पा रहा हूं? जी। तो एक मेडिकल डॉक्टर उस डिजीज को किस तरह से देखता है, और अगर आपको डिजीज का नाम नहीं पता है तो आप सिम्टम्स जो हैं किसी भी चैट पे डालिए और उससे पूछे कि हम्म। ये डिजीज सिम्टम कौन कौन सी डिजीजेस के लिए हो सकते हैं। फॉर रैंडमली एनीथिंग, यू नीड नॉट टू बी अ डॉक्टर फॉर दैट कि भाई आपका ये एक्सपर्टीज हो। आप सिम्टम्स डालेंगे और वो डिजीज के नाम, प्रोबेबल डिजीज के नाम लिखना शुरू कर देगा। जब वो प्रोबेबल डिजीज का नाम लिखना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीजों पे भी कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका लिस्ट बन जाएगा। तो आपको उन्हीं पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करना है। तो रूल आउट करने के लिए उसकी क्लीनिंग की जाती है सबसे पहले। तो जो भी हमारा पार्ट है जो हमें दिक्कत दे रहा है वो क्लीन होना चाहिए। जब वो क्लीन होगा तो ऑब्वियसली वो हम्म। डिजीज सिम्टम्स जो हैं वो कम होना शुरू होंगे। जी। ठीक है ना? तो अभी मीन राशि जो है वो अर्थ एलिमेंट मानी जाती है मेरे हिसाब से। तो वो वाटर एलिमेंट होगा, बट उसको अर्थ एलिमेंट मानते हैं। अर्थ एलिमेंट जो है वो पेट को कहते हैं। नेवल एरिया जो है उसको अर्थ एलिमेंट मानते हैं। तो जब शनि जो है वो मीन राशि में आया तो इसका मतलब यह है कि पेट और पेट से रिलेटेड इन्फ्लेमेशंस जो है वो शुरू होंगे। सॉरी। तो ये मुझे लगता है एक सेफ अप्रोच होगी पूरे प्रोसेस को एज ए हीलर ट्रीट करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आप पेशेंट्स को देखते जाएंगे आपको वो पता चलता जाएगा कि अच्छा ये बीमारी इस चीज की होती है। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है, मतलब जैसे एलोपैथी में तो ये दो साइट हैं, आयुर्वेद में माधव निदान है। तो माधव निदान जी। के अंदर जो है डिजीज से रिलेटेड पूरे स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड है। तो आप उसको जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे वो रिजॉल्व होता जाएगा। सॉरी, कल रात को लेट हो गया सोने में तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, क्लीनिंग कैसे मतलब मैंने जैसे बताए थे वैसे, और कुछ मतलब और क्या देखिए, करना है? बड़ा सिंपल सा है। आरती तो क्या बताती है कैसे है वो तो आप और आरती कभी भी डिस्कस करिएगा। अपने हम्म। सामने जो है ना, जिस चीज को भी हील करना है उसको अपने सामने इमेजिन करिए। मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको हम्म। इमेजिन करना है। तो उसको अराउंड 9 इंचेस जो है इमेजिन कीजिए कि एक जी। 9 इंच के करीब का एक वो है, एनर्जी बॉडी हम्म। है आपके सामने। जी। तो आप आंख बंद हम्म। करके सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मुझे इस व्यक्ति की हीलिंग करनी है, तो इसकी हम्म। ऑरा मेरे सामने आए। हम्म। तो जी। उसकी ऑरा आपके सामने आ जाएगी। अब उस ऑरा को, उसका साइज नोट कर लीजिए कितना साइज है। हम्म। अगर वो 6 इंच की रेंज में साइज आ रहा है चौड़ाई में, तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी हो रहा है। अगर वो 9-10 इंच आ रहा है तो इसका मतलब अनहेल्दी है, उसको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। और वो अगर बिल्कुल हम्म। श्रिंक होके आ रही है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बॉडी बहुत सीरियसली वीक है। तो हम्म। जब वो 9-10 इंच या उससे भी ज्यादा आ रही है ऑरा, दैट मीन्स कि उसकी ऑरा जो है कंजेस्टेड है, मतलब उसमें जो है वो, उसको क्लीन करने से ही काम बनेगा। तो जब आप उसको क्लीन इमेजिन करिए, तो आपने 9 इंच का इमेजिन करा, फिर पहले उसको जैसे आरती हम्म। ने बोला उसको वो क्लीनिंग करा। हम्म। तो जब आप जी। क्लीनिंग करें तो 100 स्वाइप्स के करीब जो है प्लान करिए। अब 100 स्वाइप्स के लिए जो है
आपको सिर्फ इतना हाथ हिलाना है, नॉट मोर देन दैट। हम्म। हम्म। जब आप जी। उतना सा हाथ हिलाएंगे तो 100 स्वाइप करने में जो है इट वोंट टेक मैक्सिमम अ मिनट। मतलब आइडियली मैं जब आरती को हीलिंग करते देखता हूँ तो उसको 30 सेकेंड्स हम्म। लगते हैं। तो वो जो है वो आपने क्लीन करना है। जी। और एक जो वो सिंगल कमांड है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इमेजिन करना है कि गरुड़ जी जो हैं उनके जो हम्म। पंजे जो हैं वो शक्तियां आपके हाथों में आ गई हैं। और जी। गरुड़ जी जो हैं वो अमृत के कैरियर हैं। हम्म। और गरुड़ जी के साथ साथ जो है आपके आगे आगे जो है वो ये चल रहा है, क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र चल रहा है। सो हर जी। नेगेटिविटी को वो काट रहा है। गरुड़ जी हम्म। जो है वो अपने पंजों से हर चीज को जो है जो नेगेटिविटी कॉज कर रही है उसको वो क्लीन हम्म। कर रहे हैं। और हम्म। गरुड़ जी के पास में जो अमृत है वो अमृत वर्षा कर रहा है, सो दैट कि किसी भी फॉर्म में जो डेड सेल्स हैं वो डेड हम्म। सेल्स ठीक होने शुरू हो गए और नए सेल्स बनने शुरू हो गए। हम्म। जी। तो कैंसर में क्या होता है कि कैंसर जो है वो सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए किसी को किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर हुआ और वो बॉडी पार्ट मान लीजिए 2 इंच का है, तो धीरे धीरे वो हम्म। घट के 1.5 इंच का हो जाएगा, क्योंकि वो खाते जा रहे हम्म। हैं। तो इन दैट हम्म। सिचुएशन हम ये इमेजिन करते हैं कि गरुड़ जी जो हैं उनके थ्रू तो हम पहले उसको क्लीन कर रहे हैं, फिर वो वहां पे हम्म। अमृत वर्षा कर रहे हैं। अमृत वर्षा करने के बाद नए सेल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। इसका अगर आपको पढ़ना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, विच इज ए वेरी यूनिक वो। आप थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। जी। हाँ, दैट्स बेटर। वाल्मीकि रामायण के अंदर स्टोरी क्या है कि जब रामचंद्र जी जो हैं वो युद्ध जीत जाते हैं तो हम्म। वहां पर इंद्र आते हैं। तो इंद्र जो है वो तो मतलब वहां पर ये दिखाया गया कि रामचंद्र जी इंद्र के आगे प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जबकि रामचरितमानस में इस टाइप के डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में राजा राम है, बाकी सब ईश्वर हैं। उनको राजा के तौर पे ह्यूमनली ट्रीट करा गया है। वेरएज जो रामचरितमानस है उसमें राम को ही भगवान बनाकर ट्रीट करा गया है। तो दोनों जगह हम्म। अप्रोच का डिफरेंस है। तो जब ये उसको लिखते हैं तो वहां पे क्या हम्म। लिखते हैं कि इंद्र जो है वो अ, राम को कहते हैं कि आज तुमने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था, तो मांगो क्या मांगते हो। तो ही सेड कि अब वैसे तो कुछ मांगने को है नहीं और हम इक्ष्वाकु वंशी हैं, हम तो मांगते नहीं है, देते हैं। बट आपका वचन जी। तो कभी निष्फल जाता ही नहीं है और आपके दर्शन भी जो हैं बड़े रेयर हैं। तो मैं ये मांगूंगा कि मेरी तरफ से रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए जितने भी वानर ऋक्ष आए, हम्म। जिसने कंट्रीब्यूट करा, और वो मर जो जो मर गए हैं वो वापस से जिंदा हो जाएं। जी। अब यहां से राम का कैरेक्टर पता चलता है। राम का कैरेक्टर कैसा हो गया कि मेरे को इस बात से कंसर्न नहीं है कि मैं सीता को बचा पाया नहीं बचा पाया। मैं युद्ध में जीता वो तो ठीक है, पर मेरी वास्तविक हम्म। जीत कब होगी? जब मेरी सेना के पक्ष का कोई नहीं मरेगा। मेरी हम्म। सीता मुझे मिली और कोई घर में रो रहा है जी। कि उसका हम्म। लाइफ पार्टनर चला गया, तो ये हम्म। सीता की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो हम्म। मतलब एक कितना प्योर विजन है कि हम्म। एक राजा ये कह रहा है कि मैं जीत गया, मेरी जीत के कोई मायने नहीं है। अगर मेरी सेना के अंदर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार में रुदन होगा। तो जब मैं जाऊंगा वापस तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं खुशी खुशी सीता को तो जीत लाया लेकिन कितने सारे योद्धाओं का बलिदान हो गया। अब वो रिक्श हो हम्म। वानर हो दैट डजंट मैटर। तो राम हम्म। ने बोला कि मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि मेरी सेना का कोई भी व्यक्ति मरे नहीं, वो वापस जिंदा हो जाए। तो उन्होंने बोला भाई ये तो तुमने बड़ा मुश्किल वो मांग लिया फल, क्योंकि कुंभकर्ण जब चल रहा था तो उसके पैरों के नीचे वानर पिस गए। उनका हम्म। शरीर का अंश भी नहीं बचा, मतलब वो पिस गए और पूरे
जमीन पर वो लेई से जम गए। जी। हम्म। ठीक है ना। तो बोले अब आपने कहा है, तो आपका जो है मांगो, क्या मांगते हो, तो मैं तो यही मांगूंगा। तब वहां पे इंद्र जो है वो संजीवनी विद्या जो है उसको आवाहन करते हैं, और वहां पर हम्म। पूरे युद्ध क्षेत्र में अमृत वर्षा होती है। अब जब युद्ध क्षेत्र में अमृत वर्षा हुई, तो रावण के भी योद्धा थे और राम के भी योद्धा थे। पर जी। जितने भी राम के योद्धा थे, वो सारे हम्म। वैसे ही उठ के खड़े हो गए, एज इफ कोई नींद से सोकर जागा हो। हम्म। जी। तो इसका मतलब हीलिंग जो है कंट्रोल्ड है, और आप उसमें हम्म। किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। टू एन हम्म। एक्सटेंट कि एक मरा हुआ आदमी जिसका शरीर भी नष्ट हो गया हो, उसको भी जी। जीवित किया जा सकता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो आप ये देखिए कि पूरे प्रोसेस में जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उन सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम अभी किस चीज की बात कर रहे हैं हीलिंग में? खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, हार्ट, लिवर, इतनी बात कर रहे हैं। तो हमें आइडियली अपने सब्जेक्ट को कितना मेहनत करना पड़ेगा? जी। तो वहां पर सुषेण वैद्य थे, जिन्होंने कि राम को, लक्ष्मण को जब जब वो लगी, तो संजीवनी बूटी से उन्होंने उनको जिंदा करवा दिया। वो अलग तरीके के एक्सप्रेशन है, लिमिटेड एक्सप्रेशन है एक वैद्य के। हम्म। लेकिन इंद्र के पास थी संजीवनी विद्या। तो जब वो संजीवनी विद्या जागृत होती है, तो पूरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हम्म। हर वो व्यक्ति जो मर गया है, उसको जीवित करने की पावर्स संजीवनी विद्या में है। तो जब आप महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, जब आप संजीवनी विद्या का ध्यान करते हैं, उस टाइम पर जब आप वर मांगे, तो आप ये वर मांगे कि जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण में इंद्र ने संजीवनी विद्या के थ्रू मरे हुए हम्म। वानर और वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, हम्म। उसी प्रकार मेरे पास भी ये अमृत संजीवनी विद्या जागृत हो, और इसके लिए आपको अगले 14 वर्ष भी तप करना पड़े, तो ये वर्थ है। जी। तो ये वर्थ है। तो पहला पार्ट ये है कि मैं लोगों को रोग मुक्त कर सकूं। ये 115 करोड़ हिंदू जो हैं, जो आस्तिक धर्म के हिसाब से हैं, तथा विश्व में जितने भी लोग ईश्वर को और भारत के आस्तिक धर्म को स्वीकार करते हैं, और उस विराट स्त्री पुरुष की उपासना करने के लिए वचनबद्ध हैं, जी। उनको ये रियलाइज होता है कि बाकी जितने भी धर्म है विश्व में, वो हम्म। उन्हें ईश्वर के दिव्य स्वरूप से नहीं जोड़ पा रहे। तो अगर वो हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, तो मैं इस हम्म। प्रकार उनका हित चिंतन करूं कि उनको जी। मैं रोग मुक्त कर सकूं। हम्म। तो जब आप इस प्रकार से महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे और उनसे महासंजीवनी विद्या मांगेंगे, जी। तो महागायत्री, महामृत्युंजय, मतलब हमें नहीं पता ना कि उनके मंत्र भी कौन से हैं, कैसे वो हम्म। पूरी अप्रोच होती है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो वो विद्या मुझे पता चले, ये पहला पार्ट हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जी। वो पहला पार्ट हो गया कि मैं उस विद्या से जुड़ पाऊं, जुड़ने के बाद मैं उसको सीख पाऊं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं कभी भी इसका अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई मिसयूज नहीं करूंगी। जी। उसका मतलब ये है कि आपके सामने अगर कोई बहुत खराब व्यक्ति आता है, और आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप इनको जिंदा कर दो, तो उस सिचुएशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ठीक है ना। तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया कि ईश्वर ने आपको आस्तिक धर्म के प्रमोटर के तौर पे
ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताया। तो जिस प्रकार से मेरे को मंत्र पता चलते हैं, मेरे को अप्रोच पता चलती है, आप संजीवनी विद्या को बेस बनाकर उसको अपने भीतर जागृत करने के लिए काम करें। हम्म, अब ये जितने भी रेकी प्राणिक हीलर होते हैं, ये लोग तो मतलब वो इतना सा पार्ट पता होगा ना, उसी में ही वो लगे रहते हैं। वो कभी ये देखने जानने का प्रयास भी नहीं करते कि भारत के अंदर कितना बृहद साइंस था हीलिंग से रिलेटेड। हम्म, तो उस एस्पेक्ट को इन्वोक करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस बहुत सारी मेहनत के लिए करने का अप्रोच क्या है? सिर्फ उसी हम्म, महालक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि वो इंद्र भी उन्हीं महालक्ष्मी की डोमेन में आता है। और जी। हमें कभी भी कोई चीज तब मिलती है जब हम उसकी पात्रता स्वीकार कर लेते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, तो जब पूरे सिस्टम में आप जैसे जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है, जब आप जमीन पे चल रहे हैं तो जमीन अर्थ एलिमेंट हो गया, और अर्थ हम्म, एलिमेंट जो है उसमें डाइटी बगलामुखी हो गई। जी। तो आप जब जमीन पे चलें तो ऐसा इमेजिन करें कि जैसे आप जो वल्गामुखी देवी जो हैं, जो महाविद्या हैं, आप उनके भीतर चल रहे हैं, तो आपकी शील्ड अपने आप हो गई। हम्म, ऐसे ही हुआ ना। हम्म, हम्म, आप कभी भी समुद्र स्नान के लिए जाते हैं, तो समुद्र स्नान के लिए गए तो वो लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। तो ब्रह्मचारिणी देवी जो हैं वो उसके तौर पे हो गए, और दूसरे उसमें थे मातंगी विद्या, मैंने बोला था, जो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड थे। मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ आपको। मातंगी। वाटर एलिमेंट। ब्रह्मचारी। तो जब वो तीनों डाइटीज जो मैंने बोले थे, जो वाटर एलिमेंट के उसमें हैं, तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप पानी में गए हैं, तो आप उनके भीतर चल रहे हैं। तो ऐसे करके हवा में आप सांस ले रहे हैं, तो एयर एलिमेंट के लिए कूष्मांडा देवी, और दूसरी देवी कौन सी है एयर एलिमेंट में? छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता। हम्म, एक और देवी होंगी ना, तीन देवियां होंगी। कुष्मांडा, छिन्नमस्ता और नरसिंह। नारसिंगी। तो हम्म, आप उन तीनों को, आप हवा में सांस ले रहे हैं तो उन तीनों को ध्यान करिए। गले में तो हम्म, गायत्री महामृत्युंजय भी आता है, तो उसमें भी। तो जब आप इस प्रकार से अपने चलते फिरते मेडिटेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यू हम्म, विल ऑलवेज हैव अ कवच अराउंड यू। तो किसी भी देवी देवता को ध्यान करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जो है वो गुफाओं में चले जाइए और तब तपस्या करिए। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये मानना कि मैं देवी के भीतर ही विचरण कर रही हूं, ये अखिल ब्रह्मांड उस महालक्ष्मी के गर्भगृह के जैसा है। मैं लाइफ आफ्टर लाइफ इसी के बीच में घूम रही हूं, ये थॉट ही अपने आप में सफिशिएंट है फॉर एनी डिवाइन कनेक्ट। तो संजीवनी विद्या के जो मंत्र हैं वो हमेशा आपके भीतर जागृत हैं। जो ब्रह्म ज्ञान के जो मंत्र हैं वो हमेशा आपके भीतर जागृत हैं। उससे आप जब जब कनेक्ट होंगे, तब तब आप उस पूरे एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। जैसे आपने उस दिन क्वेश्चन करा कि मैं अगर पेड़ को हग करती हूँ तो क्या वो एनर्जी डिफरेंस मुझे पता चलेगा?
पेड़ को हक करने पर 100% पता चलेगा। बट उसके साथ साथ आप क्या मान रहे हैं? अगर उस पेड़ को छूते हुए आप ये मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे मेरे शरीर के ऊपर बाल है, ऐसे ही महालक्ष्मी के शरीर के ऊपर जो रोम है वो वृक्ष के जैसे हैं, तो जब मैं उन वृक्ष को छूती हूं तो मैं इन अ वे महालक्ष्मी को छू रही हूं। फिर आप देखिए वो पेड़ कैसे एनर्जी रिलीज करता है, कैसे आपको उसके बारे में बताता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दे रखा है, जो भागवत पुराण जो है उसमें, वो उसने विष्णु के तौर पर बोला है कि विष्णु को मैं कैसे इमेजिन करूं एंड ऑल दैट पार्ट। तो उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके बताया है कि इन इन चीजों को ऐसे देखिए, ये वृक्ष जो है इनको मेरा रोम मानिए, इनको मेरा नखून मानिए, इसको ये मानिए, उसको ऐसे करके डिफरेंट वो है। तो जब आप उस चीज से अपने आप को मेंटली कनेक्ट करते हैं, तब आपको वो पूरा मॉडल अंदर के अंदर पता चलता जाएगा। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो वहां पर भगवान है और आपके अंदर भगवान नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो उसने, मैंने बोला आजकल तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जमाना है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो ये मंत्र विज्ञान है मैं सब लोगों को सिखाऊं वर्चुअली। तो वो बंदे से जिससे मैं बात कर रहा था उसने कहा देख गौरव, ऐसा है, एक बड़ी सिंपल सी बात समझ, भगवान तो हम सबके अंदर है, हमारी आत्मा ही ईश्वर का एक विलक्षण लक्षण है। बट फिर भी हम मंदिर बनाते हैं, फिर भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो तेरा मंत्र चिकित्सा का सारा काम भले ही वर्चुअली चले, बट फिजिकली एक जगह पर तेरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जहां पर कि लोगों को मंत्र चिकित्सा के बारे में सब कुछ सिखाया जाए, क्योंकि इस बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा। तो मुझे पहली जी। बार मैनिफेस्टेशन और ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस समझ में आया। तो अब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको जो है 200-500 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। वो पैसे कैसे आएंगे, क्या क्या होगा। बट जब हम ईश्वर से कोई चीज मांग रहे हैं तो हम कुछ भी मांग सकते हैं ना। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु हमारे को एक यूनिवर्सिटी हम बनाए, ऐसा हमारे को फिजिकल यूनिवर्सिटी, वर्चुअली ये 6 लाख लोग कहीं भी कनेक्ट हो रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजिकली हमारी एक यूनिवर्सिटी बने। और ऐसी जगह जहां पर कि बच्चे जो हैं मंत्र चिकित्सा के गंभीर से गंभीर पॉइंट्स को जान और समझ सके, क्योंकि वही भारत की विरासत थी। जी। तो जब आप महालक्ष्मी इंटरफेज में हैं कि उनका मेडिटेशन सुन रहे हैं, तो आपके भीतर उन विचारों की उत्पत्ति हो जो बिल्कुल दिव्य हो और सेल्फलेस होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी अपना निजी हानि लाभ जो है वो नहीं होना चाहिए। वो ऐसे हो जो, मतलब ईश्वर ने जितने भी लोगों को उत्पन्न करा है वो उन सब के हिसाब से हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अफ्रीका में बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, एंड स्टिल दे प्रैक्टिस जो है द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर, एंड दोज आर वेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन। इट इज जस्ट दैट कि वो हमें ट्राइबल लगते हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया में पहले हिंदू धर्म ही था और कोई धर्म ही नहीं था। ये तो अभी बाकी धर्म तो अभी 2000 साल में बने, उसके लिए भी सबके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसको करने के हिसाब से। तो हम उस ईश्वर के स्वरूप को सबसे कनेक्ट कर पाए, जी। नॉट लाइक द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पीपल, जैसे जग्गी वासुदेव हो गए और ये तमाम लोग जो ना तो साधु हैं, है ना, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर हो गए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ईश्वर के उस स्वरूप को, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको जी। दिखाई नहीं रहे। तो हमारे को वो चीजें चाहिए जो, हम्म। मतलब जैसे मेरे गुरुजी के टाइप के लोग थे, स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग, लास्ट तक वो इस देश और इस सारे सिस्टम के लिए काम करते रहे।
और जब उनके हम्म, जाने का टाइम आया तो चुपचाप चले गए। फिर वो दोबारा जन्म लेंगे, तो ऐसे करके कई हजार लोग होंगे जो पूरे विश्व में होंगे, जो पता भी नहीं चलते होंगे। वो पूरी जिंदगी मेडिटेशन करते होंगे और सबको उससे ब्लेस करते होंगे। तो जब वो सारे लोग जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं, तो वो सारी शक्तियां एक जगह आकर कनेक्ट हो, और हम फिर हम्म, से इस पूरे धार्मिक सिस्टम को प्रोपोगेट करें। बट नाउ नॉट इन द वे ऑफ मेडिटेशन और एनी सॉर्ट ऑफ वर्शिप, but in terms of a divine process which is called संजीवनी विद्या। हम्म, ठीक है ना? क्योंकि संजीवनी विद्या पे बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट कोर कॉन्सेप्ट में जब मैं मंत्र बना रहा था तो वो चीज उनको पता ही नहीं थी। तो इसका मतलब कि उन्होंने एक दुकान वाला सेटअप तो बना दिया, बट उस दुकान की जो सबसे महंगी चीज थी उसके तो तौर पे उनको ध्यान ही नहीं गया। और सबसे महंगा अगर कोई चीज है तो वो परमात्मा और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। तो जब कोई मेरे को कहता है कि आप निर्गुण देखिए ईश्वर को, भाई मैंने कहा मुझे जरूरत क्या है निर्गुण देखने की? क्या मेरा शरीर है? बोले है। क्या उसके अंदर आत्मा है? तो है। तो ईश्वर का भी शरीर होगा और ईश्वर की भी आत्मा होगी। मैं हम्म, क्यों ऐसी फॉर्म को इग्नोर करूं? क्योंकि ये तो सबसे बड़ी कमाई है। मेरा ये मानना कि मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईश्वर का शरीर है, हम्म, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिफिक वो हो गया ना। हम्म, तो इसलिए तो आपके अब ये पॉइंट्स हो गए ध्यान करने के लिए कि मेरे को वो वाली संजीवनी विद्या को जागृत करना है अपने भीतर। और जब मैं अपने भीतर जागृत कर लूं तो मैं सबको सिखा सकूं। किसको हम्म, सिखाना है? हम्म, ब्राह्मण्स को। और किसको सिखाना है? जिसका भी डिवाइन आप वो बोले, इंडिकेशन दे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि जी, कोई भी चीज करने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उस डिवाइन सिग्नल को सुनना और उसके अनुसार कार्य करना। तो मैंने तो इसको फिक्स करा कि मैं सिर्फ ब्राह्मण्स के हिसाब से ही काम करूंगा, मैं किसी और उसमें नहीं जाऊंगा। बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि इंडिकेशंस आते हैं कि नहीं इसको भी सिखाओ उसको भी सिखाओ। तो सिखा दो, क्या दिक्कत है? तो लोग जैसे सोचते हैं कि ये चीज मिसयूज हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। भगवान इतना इंटेलिजेंट है, जी, जिसने इंटेलिजेंस बनाई उसमें इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं कि वो जो है कोई उसका मिसयूज कर सके। बोले देखो रावण ने हम्म, मिसयूज करा था, इसने करा था। मैंने भाई वो मेरा डोमेन नहीं है। मैं रावण को जो है वो खराब चीजों के हिसाब से क्यों ध्यान करूं और अच्छी चीजों के हिसाब से क्यों ध्यान नहीं करूं? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को समझना चाहिए। दूसरा मैं अपना प्रैक्टिकल एक वो एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक सेकेंड।
देखिए, दूसरा, मैंने एक प्रैक्टिकल तरीका नोटिस करा। आप, और ये बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर नहीं है। हमारे यहाँ अहंकार टर्म की बात करी जाती है। तो मेरे को अहंकार के तौर पे बहुत सारे पॉइंट्स थे, मतलब मैं एक पार्ट राइटिंग में दिखा देता हूँ पहले। मैंने टर्म लिखा अहंकार। जी। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। तो एक दफे कोई बात चली, तो मेरे गुरुजी मुझे बोले, तेरे अंदर ना अहम आ गया है। मैं कहूँ पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। उन्होंने बोला, तेरे अंदर अहम आ गया है, ऐसे करके। अब मैं बेचैन हो गया कि मेरे गुरुजी कोई मुझे इनपुट दे रहे हो मेरे बारे में, तो वो तो मीनिंगलेस हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो मैंने अहम को देखना शुरू करा। मैंने अहम क्या होता है, अहम क्या होता है, तो मुझे पता चला एक हंस अवतार होता है। हंस में क्या होता है? इट इज हम सह। हम सह ऐसे लिखते हैं। तो मैंने जब अपनी मॉडिफिकेशन करी तो मैंने उसको लिखा हम और सह। अब हम में ब्रीद इन, सह में ब्रीद आउट। सो मैं ब्रीद इन क्या करता हूं? इंटेलिजेंस। और ब्रीद आउट क्या करता हूं? हेल्थ। सो मैं ब्रीद इन करता हूं वेल्थ, जो कि प्राणों के रूप में है। और ब्रीद आउट क्या करता हूं? हेल्थ, जो कि जो मैं CO2 रिलीज करता हूं, वो चली जाती है प्लांट्स को। और वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। वो प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और वो जी। ऑक्सीजन मेरे पास में आ जाती है। हम्म। तो मैं वेल्थ ब्रीद इन करता हूं और हेल्थ ब्रीद आउट करता हूं। ये किससे पता चलता है? हंस से। हमसा। इस हंस की सवारी कौन करता है? गायत्री। गायत्री लाल रंग की साड़ी पहने हुए श्वेत हंस पे विराजमान, हम्म। चार भुजाएं जिनमें पुस्तक पुष्प कमंडल माला, जो 5 एलिमेंट्स के प्रेरक है। वो 5 एलिमेंट्स का जो बैलेंस है इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी, उसकी कंट्रोलर कौन है? गायत्री। और उसका वाहन क्या है? हंस। हम्म। क्लियर हो गया पिक्चर? हम्म। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब मैं लिखता हूं अहम, तो मैं क्या कर रहा हूं? किसी चीज के आगे लगता है। हम्म। किसी भी चीज में अगर लगता है, तो वो उसका नेगेटिव मॉडिफायर हो जाता है। जैसे मैंने टर्म लिखी क्रूर, तो अक्रूर कौन हो गया? हम्म। जिसके अंदर क्रूरता नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक, जो बहुत सॉफ्ट है, क्रूर नहीं है। तो ऐसे करके तो मैंने रियलाइज करा कि अरे, ये अहम करते ही। अच्छा, इसमें एक और पार्ट रह गया यहां पर हमसा में। प्राण के अलावा जो है, जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इनपुट्स एंड आई एम गिविंग आउटपुट्स।
ऐसे ही हो गया। हम्म, अब जब मैं अहम कर रहा हूं तो अहम में अ के साथ में ब्रीद इन है। तो मेरा प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम स्टॉपिंग टू टेक इनपुट्स। हम्म, तो जब मैं सांस लेना बंद कर देता हूं, तो सांस हम्म, लेना कभी बंद हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मैं सांस में प्राण उत्पन्न करना बंद कर देता हूं, उस स्टेट को मैं क्या कहूंगा? अहम। हम्म, तो जब मेरे अंदर ईगो जागृत हो जाएगी, आई विल हम्म, स्टॉप टेकिंग इनपुट्स। अब यहां पर इनपुट दे कौन रहा है? आपकी आत्मा। तो जब आपको आत्मा कोई चीज बता रही है, इंडिकेशन दे रही है, और हम्म, आप उसको सुनना बंद कर देते हैं, तो अहम की डोमेन होती है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब मुझे ये हम्म, समझ में आया कि ये ऐसा हो रहा हम्म, है एक प्रोसेस के तौर पे, तो मैंने हम्म, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या बनाया? लिरिक्सम, श्ववृक्षम। भाई जब मेरे को ये समझ में आया, तभी तो मुझे हम्म, लिरिक्सम का मीनिंग पता चला। हम्म, मैं हूं कौन? मैं मंत्र शरीर हूं। जी। मैं वो मंत्र शरीर हूं जो ईश्वर रूपी विचार। मुझे अगर कोई ध्यान से देखे, मुझे मतलब एनीबडी, हम्म, तो कहेगा ये लिविंग को बनाता कौन है? तो वो 5 एलिमेंट्स देखेगा, शरीर के, स्थूल शरीर के, फिर सूक्ष्म शरीर के, फिर कारण शरीर में जाएगा, फिर उसे पता चलेगा कारण शरीर के अंदर एक एलिमेंट आत्मा है। जी। बना तो ये आत्मा ही सब कुछ रही है। हम्म, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये जितने भी एलिमेंट्स है, इनकी थोड़ी कैपेबिलिटी है किसी भी शरीर को क्रिएट कर देना। तो आत्मा किससे क्रिएट हुई? आत्मा से शरीर कैसे क्रिएट हुआ? केवल एक विचार के रूप से। तो मैं अगर आज एक शरीर लेकर बैठा हुआ हूं, वो उस आत्मा जी। की वजह से ही है, जो मेरे हर अवयव को जो है एनर्जी दे रहा है। हम्म, मैं हम्म, मेरा पॉइंट समझा पा जी। रहा हूं? जी। तो मैं अपने उस स्वरूप को जान कैसे पाया? जब मैंने देखा कि मेरे गुरुजी मुझे अहम के बोल रहे हैं, जबकि वो तो एक नेगेटिव क्वालिफायर था। हम्म, वो तो ये कह रहे थे कि भाई तेरे अंदर ईगो आ गई। उन्होंने यही बोला ना मेरे को कि भाई तेरे अंदर तो ईगो आ गई। और मैंने उसको कैसे लिया? हम्म, हम्म, तो उस दिन मैंने जाना कि मेरी लाइफ में हम्म, जो कुछ भी है, वो जितना मर्जी नेगेटिव हो, वो मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देकर जाएगा। इन दिस केस ये सबसे बड़ा इनपुट है, क्योंकि अगर मेरे गुरुजी अहम के ऊपर मुझे अपनी अटेंशन ले जाने को बोलते ही नहीं, हम्म, मैं तो खत्म हो गया था। मतलब मेरे यहां तक ये जर्नी पहुंचती ही नहीं, ना ही इस तरह से बताया जा सकता था, ना समझाया जा सकता था। लिरिक्षम टर्म बनी ही इस कारण से, ब्रह्म टर्म शववृक्षम बनी ही इस कारण से, क्योंकि मुझे किसी ने अहम के बारे में चेताया था। अगर वो मुझे नहीं चेताते, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो आपके हर नेगेटिव एट्रीब्यूट के अंदर भी अच्छाई छिपी हुई है, नो मैटर इट इज रॉन्ग टू द डीपेस्ट एक्सटेंट। आपको अपनी अटेंशन को
अनकॉन्शियस डोमेन से कॉन्शियस डोमेन पर लेकर आना। मतलब जैसे मैं अहम के लिए बोल रहा हूं, अहम पहले मेरे अंदर एक अनकॉन्शियस डोमेन में था, वो तब तक नेगेटिव था। जी। जी। लेकिन जैसे ही अहम मेरी कॉन्शियस डोमेन में आया, वो तुरंत हम्म। लिरिक्शम बन गया। अब जब वो लिरिक्शम बन गया, हम्म। तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि लिरिक्शम में उतनी एनर्जी है जितनी अहम के तौर पे कोई सोच नहीं सकता। तो जहां जहां मैं हम देखता, मैं वहां वहां लिरिक्शम को इन्वोक करना शुरू करता। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं बैठ के ना बच्चों के लिए कुछ मटेरियल बना था, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है उसके ऊपर मेरा डिस्कशन चल रहा था कि बच्चों में लेफ्ट ब्रेन होना चाहिए, राइट ब्रेन होना चाहिए, या दोनों का बैलेंस मिड ब्रेन होना चाहिए, ऐसे करके चल रहा था। उन दिनों मुझे सीवियर साइनस की प्रॉब्लम थी, सीवियर मतलब ये सब मेरा चोक हुआ रहता था, और मतलब सांस लेना भी जो है वो भारी होता था, एस्थमेटिक अटैक हो गया, ऑल दैट। तो जब अस्थमा का अटैक हुआ, तो मैं उस दिन गुरुजी के यहाँ जा रहा था, तो गुरुजी ने कहा, अरे पूरी रात परेशान होने की क्या जरूरत थी, अब हम अभयम मुद्रा में बैठ जाता। तो मैंने कहा, जी अभयम मुद्रा क्या होती है? बोले ये होती है ऐसी करके, मैंने बताई थी ना एक बार अभयम मुद्रा आपको। अच्छा, ये देख लीजिए ये कैसे होती है। मैं स्क्रीन वो कर देता हूँ, एक सेकंड। ये हाथ के, ये ऐसे, जी। हम्म। ये वाली उंगली जो है, इसको हम्म। रूट ऑफ द थंब, और ये वाली उंगली अलग, जी। हम्म। ये ऐसे है, जी। छोटी उंगली बाहर, हम्म। जी। बड़ी उंगली रूट ऑफ द थंब में। हम्म। हाथ अपना घुमा लीजिए आप, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ, परफेक्ट। इसको अभयम मुद्रा कहते हैं। जी। दोनों हाथों को इस प्रकार से करने से आप, हम्म। मान लीजिए कोई मेडिटेशन सुन रहे हैं, बैठ जाइए सोफे के ऊपर, पलौथी मार लीजिए, हेडफोन लगा हम्म। लीजिए, और अपने दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए अभयम मुद्रा में। और जब आप इस अभयम मुद्रा में लगातार बैठे रहेंगे, आप हम्म। ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी हार्ट की जो पंपिंग स्पीड है, वो ऑप्टिमल होना शुरू हो जाएगी। आपकी हार्ट की जो स्पीड है वो ऑप्टिमल हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी हो जाएगी कि उसमें कोई फियर फैक्टर नहीं बचेगा। जी। ठीक है। अब इसका यूसेज कहां पर है? जब एस्थमा हम्म। अटैक होता है, जब हार्ट अटैक होता है, जब पैनिक अटैक होता है, किसी भी सिचुएशन में हम्म। व्यक्ति को यह अभ्यास करा दो कि उसको अभयम की मुद्रा में बैठना है। इसको अभय मुद्रा कहते हैं। और ये जी। आपको अभय मुद्रा आप इंटरनेट पे जितना भी ढूंढेंगे, इसके वेरिएंट हम्म। जरूर मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जब ये अभय मुद्रा की बात आई, तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब तक मुझे डॉक्टर्स ने वो क्या कहते हैं, वो स्प्रे एस्थलिन हम्म। वगैरह जो है वो बता दिया था। तो उन्होंने एस्थलिन बताया। अब मैं ही था, मेरे तो हर समय दिमाग में कोई ना कोई कीड़ा चलता रहता है, तो मैंने तो क्या करा, जिस टाइम पर मुझे एस्थमा अटैक होता, मैं उस टाइम पे वो एस्थलीन अपने सामने जो है कैरी करता, हमेशा एस्थलीन कैरी करना शुरू कर दिया था मैंने। और मैं क्या करता, वो एस्थलीन का अपने सामने रखता, अपनी ब्रेथ पे वर्क करता, अभय मुद्रा लगाकर बैठ जाता। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और 3 मिनट में वो अटैक का जो पीक पीरियड होता है वो निकल जाता है। जी। हम्म। जैसे जैसे वो निकल, अब जैसे मान लीजिए मैं आज बैठा, मुझे अस्थमा अटैक हुआ और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैंने एस्थिलीन लगाया और बैठ गया, ठीक हो गया सांस। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बैठा, तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट के लिए इसको रेजिस्ट करूंगा, फिर 2 मिनट रेजिस्ट करूंगा। 3 मिनट जब मैंने रेजिस्ट करा, तो मुझे एस्थिलीन की जरूरत ही खत्म हो गई। जितनी बार भी मुझे अटैक हुआ, हर बार मैं यही चीज करता रहा। ठीक है जी, ये हो गया प्रोसेस
टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैनिक अटैक। जिन बच्चों को डर लगता हो, जिन बड़ों को डर लगता हो, वो इस अभय मुद्रा को लगाकर बैठें और रोज थोड़ी देर कोई मेडिटेशन सुने। धीरे धीरे उनके अंदर का वो भाव चला जाएगा, जिसको कि वो एस्थमा फियर बेस्ड होता है, तो वो पैनिक अटैक फियर बेस्ड होते हैं, तो वो उस फियर को हार्ट से दूर करने के लिए ये प्रोसेस है। और लगे जब आपको कि बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ले लो पफ, उसमें कौन सी आफत है। एक दो बार लेने में और हमेशा मेंटली इस बात के डिपेंडेंट होने में, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है ना, कि भाई मुझे घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो तो ठीक बात है, बर्दाश्त नहीं होता, बट उसको धीरे धीरे स्ट्रेच तो करके देखो। ये वाला पार्ट हो। अब क्योंकि मेरा वो साइनोसाइटिस था तो सब कुछ बड़ा हुआ था यहाँ पर। एक दिन मैं अपने घर के बाहर ही वॉक कर रहा था, मैंने, अरे बड़ा लंबा चौड़ा हो गया प्रोग्राम, कोई जैसे इतनी देर में मुझे एक छींक आई। मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इतना लंबा टाइम हो गया, पता नहीं कैसी एलर्जी, क्या हिसाब किताब है। और मुझे छींक आई। जैसे ही छींक आई, मेरी नाक से खून गिरना शुरू हो गया। मेरा पूरा वो जमीन जहां पे मैं खड़ा था, उस पे खूब सारा पानी, बिल्कुल रेड कलर का, जैसे खून पानी में मिला दिया हो ऐसे करके। और फिर अच्छा, फिर मैंने क्या चेक करा था, मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं चलता था। वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल, हाँ राइट नॉस्ट्रिल मेरा ब्लॉक था, तो वो चलता ही नहीं था, सांस नहीं आती थी, एक ही नॉस्ट्रिल से सांस चलती थी। तो मैंने सडनली चेक करा, तो वो जब खून सारा निकला, पहले तो मैं डर गया कि यार पता नहीं क्या हो गया, कोई नए तरीके का कैंसर तो नहीं आ गया या क्या हो गया, क्योंकि बॉडी प्रोग्राम्ड होती है नेगेटिव थॉट्स के लिए। बट जैसे ही मैंने चेक करा, मैंने कहा ये मेरा तो राइट नॉस्ट्रिल चलना शुरू हो गया। तो तब तक मेरा केवल राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक था। राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक होने की वजह से मेरा लेफ्ट ब्रेन जो है, उसकी फंक्शनिंग के लिए फर्क था। और उसके बाद का जो फेज शुरू हुआ, वो मेरे कितने लंबे समय तक मेरे दोनों नॉस्ट्रिल खुले रहे। तो पहले एक टाइम पर मैं, मेरा राइट ब्रेन ही काम करता था, लेफ्ट ब्रेन काम ही नहीं करता था। तो मतलब आई वॉज नेवर एनालिटिकल, आई वॉज ऑलवेज इमोशनल, एज ए फंक्शन ऑफ द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। फिर बाद में मेरे को साइनस हुआ। साइनस होने के बाद मेरा राइट ब्रेन जो है वो चोक हो गया। मतलब लेफ्ट वाला प्रोसेस मेरा चोक हो गया, तो राइट ब्रेन ने फंक्शनिंग बंद कर दी। तो मैं लेफ्ट ब्रेन से ही काम चलता रहा, मतलब उसके बाद का जो पार्ट था मेरी लाइफ में, वो एनालिटिकल हो गया। फिर मेरे को एक दिन छींक आई और खून निकला बहुत सारा, और ये सारा, उस दिन के बाद मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तो जो आपका रोग है, वो किसके कंट्रोल में है? आपका रोग भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट बताने के लिए आया है। आप उसको वेलकम नहीं करते, आप उसको रोकते हो। तो जब आप उस रोग को वेलकम करना शुरू करते हैं, उसका आभार मानना शुरू करते हैं, तो वो भी आपके शरीर का अहित नहीं करता। और मतलब एक नेचुरल सा पार्ट था। मैं कह यार ये वात पित्त कफ होता है, लेकिन ये कफ कंट्रोल में किसके है? इसका मतलब मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। तो ये है किसके कंट्रोल में? तो फाइनली घूम फिर के हर चीज आत्मा के कंट्रोल में। तो मैंने कहा इसका मतलब आत्मा को ये पता है कि कब किस स्थिति में मुझे कफ देना है, कब किस स्थिति में नहीं देना है। बट वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम आपके नेगेटिव इनिबिशन में नहीं है, प्रॉब्लम है उसको कॉन्टिन्यूस नेगेटिव ही मानना। तो मैंने उस दिन से अहम को इतना वेलकम करना शुरू कर दिया। वाह वाह, मुझे कोई भी कहता तेरे अंदर बहुत अहम आ गया है, मैंने हाँ जी वाकई बहुत अहम आ गया है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति अगर उसके अंदर अहम हो सकता है, जिसके पास थोड़े से रिसोर्सेज हो, तो मैं तो उस डिवाइन से कनेक्ट हो गया, मेरे पास तो सुप्रीम रिसोर्सेज आ गए, मैं क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? मैं तो हमेशा अहम में ही रहूंगा। मैं, मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं कोई नेगेटिव चीज प्रमोट नहीं कर रहा।
पर मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव मत मानिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो हुआ। अगर वो नहीं हुआ होता तो मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती। और अहम का काम है डिपार्टमेंट बनाना। थोड़ी देर इसको ऐसे लेकर चलते हैं कि अहम जो है वो क्या करता है, डिपार्टमेंट बनाता है। मेरे भीतर आत्मा परमात्मा इंटरफेस था ही नहीं। वो डिपार्टमेंट क्रिएट किसने करा? केवल अहम ने। तो मैंने ये हर बार देखा, मतलब मैंने महिषासुर का चिंतन करा, क्रूर है, गंदा है, ये है, वो है, ऐसे करके मैं सारी इमेजेस सोचता रहा। एक दिन मैंने कहा, यार ये तो बहुत अच्छा है। कि जब मैं देवी का नाम लेता हूं तो इसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये सिर्फ खराब कैसे हो सकता है? क्योंकि देवी के साथ तो कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। और देवी ही क्रिएटर है। तो देवी किसी खराब चीज को क्रिएट ही क्यों करेगी? उसका पर्पस होगा। मैं उस पर्पस से नहीं कनेक्ट हो पा रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। पर जब मैं उसे उस पर्पस से परफॉर्म करते देखूंगा तो मुझे उसके अंदर का नेगेटिव इनिबिशन खत्म हो जाएगा। तो समुद्र मंथन जब मैंने इस एंगल से दोबारा देखा तो मुझे असुरों की एंटिटी की वैल्यू समझ में आई कि एक तरफ सुर है, एक तरफ असुर है। अगर वो सुर और असुर दोनों नहीं होंगे और दोनों इक्वली स्ट्रांग नहीं होंगे तो चर्निंग ही नहीं होगी। जब चर्निंग नहीं होगी तो मेरी श्वास चलेगी नहीं। जब मेरी श्वास नहीं चलेगी तो अमृत की उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि श्वास प्राण उत्पन्न करती है और प्राण अमृत को जन्म देती है। मैंने अपने रोग की तरफ देखा, वो रोग का भी कोई पर्पस था। सुर असुर सबका पर्पस था। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या थी? फंडामेंटल प्रॉब्लम चीजों का पर्पस ना देखना था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? विष क्या है? उद्देश्य को ना देखना। अमृत क्या है? प्रत्येक में उद्देश्य को देखना। तो ऐसे करके मेरी प्रक्रिया के फाइनर पॉइंट्स मुझे समझ में आए। ठीक है। जी। तो कितने पार्ट नेगेटिव है, कितने पार्ट पॉजिटिव है, इसको समझने के लिए सबसे पहला पार्ट ये है कि नेगेटिव को स्टडी करिए। उसमें कोई पॉजिटिव पार्ट जरूर छिपा होगा। आरती की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स ने कुछ भी बोला, अब मैं बैठ गया। मैंने कहा तेरी बीमारी तो तेरी बीमारी, मुझे लगता है मेरा ही हार्ट ना सिंक हो जाए तेरी बीमारी का सुन सुन के। तो मैंने रियलाइज करा कि ये चीज और इसको नेगेटिवली देखना ये मेरे को परेशान कर रहा है। तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानूं। और जब मैं अपॉर्चुनिटी मानूंगा तो फिर मैं आरती के साथ बैठ के बात करी कि भाई लेट मी काउंसिल यू इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मुझे हीलिंग तो आती ही नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे हीलिंग आती है, मैं फटाफट सारी चीज कर दूंगा। मैंने कहा यू ऑब्जर्व द थॉट। कौन सा थॉट तुम्हारे को इस पूरे प्रोसेस में इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है? इसका मतलब कोई तो ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो वाइल हीलिंग यू हैव डेवलप्ड। भाई अगर कहीं बार बार तुम ये मान रही हो कि तुम ही सबको हील कर रही हो तो ऑब्वियसली अगर तुम हील कर रही हो तो उसका बर्डन भी तो तुम ही उठाओगी ना। बट अगर डिवाइन हील कर रहा है, महालक्ष्मी स्वयं हील कर रही है, जिसको वो चाह रही है उसी को हील कर रही है, तुम एक चैनल हो, इस प्रकार से अपने थॉट को रखोगे तो चीज वैसी हो जाएगी। तो मतलब एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमेशा पकड़े रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में एक हवाई जहाज टकराता है, सारे लोग मर जाते हैं, एक आदमी उसमें से निकल के बाहर गिर जाता है। बोले जिसका प्लेन ही वहां से टूटा और वो सीएम की पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। प्लेन टूटा और वो जो है भैड़ से
बाहर, और वो प्लेन से गिरकर चलता हुआ उठ के चल दिया। उसे जबरदस्ती बिस्तर पे लिटाया गया क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति था। पर ये जी। डिवाइन एक्सप्रेशन नहीं है। जी। वो कहता है देखो, मुझे अगर किसी को मारना है तो मैं कहीं से भी मार सकता हूं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुझे जिसको बचाना है उसको भी मैं कैसे भी बचा सकता हूँ। उस प्लेन में शायद 1 लाख लीटर पेट्रोल था। 1 लाख था या 10,000 था, आई डोंट नो रिमेम्बर, बट कुछ मैं न्यूज पे सुन रहा था उतना। तो उतने पेट्रोल में जब कंबशन होगा तो बम की तरह ही फटेगा। जी। लेकिन जिसको बचना था वो बच गया। वो 25 लड़के अपने मेस हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उनके ऊपर जब बम गिरा वो सारे मर गए। क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं जहां बैठ के खाना खा रहा हूं वहां पर ऊपर से एक बम आएगा और मैं अंदर मर जाऊंगा? वो भी कोई नहीं कर सकता था। एक लेडी जो है वो कहती है मेरी फ्लाइट छूट गई, जी। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसने बोला मैं आज जाके प्रसाद चढ़ा के आऊंगी कि भगवान मेरी फ्लाइट छूट गई। हम्म। कोई व्यक्ति विद फैमिली लंदन हॉलीडे पे जा रहा था, तो उसके आस पड़ोस वाले, मतलब उसकी वाइफ, मतलब उसके पड़ोसियों की वाइफ क्या कहती होगी, सीखो इनसे, ये फलाने वर्मा जी जो है ये अपनी फैमिली के साथ लंदन घूमने जा रहे हैं, तुमने मुझे यहीं गर्मी में सड़ा रखा है। अगले दिन वो क्या कह रही थी, अच्छा हुआ भगवान हम यहीं पे ही गर्मी में सड़ रहे हैं, हमें ऐसे जल्दी नहीं जाना ऊपर। तो ये डिवाइन एक्सप्रेशन है। ऊपर वाला अपनी एग्जिस्टेंस को हर स्थिति में बता रहा है, क्योंकि जिसको बचाया है उसको तो बचाया ही है ना। अब आप आते हैं वो जगह जहां पर कि वो प्लेन जो है हिट हुआ, वो जगह कितनी नेगेटिव वास्तु एनर्जी की होगी। वो जगह कितनी नेगेटिव होगी जहां पर वो हॉस्टल, और वो वहां पे अगर एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा वहां पर वास्तु के बहुत सारे दोष होंगे। कोई एक मेजर ऐसा इवेंट भी हुआ होगा जिसकी वजह से वहां पर जो है इतनी नेगेटिविटी होगी, चलते हुए हवाई जहाज को अपने ऊपर गिरा लिया। उससे पहले हजारों फ्लाइट वहां से निकल कर जाती होंगी, आती होंगी। उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वहां की स्पिरिटेड एनर्जी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। और कितना बड़ा फायर, मतलब उतना बड़ा बम विस्फोट के जैसा फायर जो है, कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट हुआ। तो जो कुछ भी था वो वहां पर जल के और साफ। तो जब हम वाइल मेडिटेटिंग ये बोलते हैं कि जो कोई भी पितृ प्रेत अवस्था में है उसको इस पाठ का फल मिले और वो मुक्त होकर जाए, उसका ऑब्जेक्टिव यही है। कैसे भी करके धीरे धीरे करके जितनी भी ये स्पिरिटेड फॉर्म्स हैं इनकी जब मुक्ति होगी तब हम एक बेटर सिचुएशन को अचीव करेंगे। तो जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है और उस पाठ का फल हर उस स्पिरिटेड एनर्जी को देता है जो उस पूरे क्षेत्र में वास कर रही है, और मन में ये भाव रखता है कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े, तो वो प्रक्रिया जो है वो क्लीन होनी शुरू हो जाती है। कंप्लीट क्लीन कभी नहीं होती, बट शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपने मन में ये भाव रख रहा हूं कि मेरे को ये पर्टिकुलर वासना है कि मैं इस व्यक्ति से लड़ाई हुई है, इसको नहीं मार पाया, इसको तो मैं मार के छोड़ूंगा, मतलब कहीं भी बदले की भावना, या किसी आदमी को एडिक्शन है कि उसको शराब पीनी है, या फिर किसी को नॉनवेज खाना है, या फिर किसी को टिक्की गोलगप्पे में ही दिमाग है, या हर समय उतना ही सोच है, वो सारी की सारी चीजें वासना के डोमेन में चली गई। तो मैं जब मर गया तो भी वो वासना नहीं खत्म हुई। तो जब वो पर्टिकुलर वासना खत्म नहीं हुई तो मेरा जो श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का जो पाठ का फल है वो उस वासना को मिनिमाइज करने की बात करता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
आप किसी भी रीजन से पृथ्वी पे रुके हुए हैं, एक मजबूरी है आपकी कि किसी ने आपको उस पाठ का फल दिया ही नहीं, एक आप चाहते ही नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें। नेगेटिव डोमेन का भी अपना एक नशा होता है, बड़ा जबरदस्त मजा आता है उसमें। यू एक्ट लाइक अ किंग। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो पेशेंट थे, वो क्या करते थे, अरे पेशेंट वाला पार्ट बढ़िया यार, सारे लोग देखने आते हैं। वो देखने आते हैं तो वो चार चीजें साथ में लेकर आते हैं। आई फील वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता हूँ। आई एम द कोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वो बीमार व्यक्ति का भी एक थॉट है। आप जिस किसी हॉस्पिटल को देखते हो, आपके आसपास कोई भी बड़े से बड़ा कोई हॉस्पिटल है, उसको देखिए और सातवें अध्याय के पाठ का फल उस हॉस्पिटल को देना शुरू कर दीजिए। या पूरे विश्व में जहां कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को वो आप ब्लेस करना शुरू कर दीजिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, और जिनकी हो गई है वो साक्षात भगवान विष्णु है, अपनी विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। जो डॉक्टर हैं वो सही ट्रीटमेंट करें जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। डॉक्टर के मन में ये वासना नहीं होनी चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग जब मेरे पास आएंगे बीमारी में, मैं इन सब से। वो जैसे मैं गया था आरती के लिए, तो उसने बोला कि भाई 1 सवा लाख रुपए लगेंगे और आपको हम ये करके देंगे, बायोप्सी करके देंगे, एक दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। आई सेड व्हाट नॉनसेंस, 10 मिनट का प्रोसीजर है, 5 घंटे रख लो, एक दिन रखने का क्या मतलब है। मैंने कहा अच्छा, इसका बिल वाला एंगल आ गया जी। कि इसको 1.25 लाख मिलेंगे। अब इसको जो है, अगर रोज 5 पेशेंट इसके पास उसके लिए आने शुरू हो गए, तो ये तो 5 लाख रुपए रोज की इनकम पर आ गया। इसको तो दूसरे की बीमारी और परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो मतलब नहीं है ना उस चीज से कि जब तक दूसरे के तौर पे नहीं आएगा तो मैं वो। तो मैंने कहा, मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल को ब्लेस करना शुरू करूंगा, तो मैं उसको केवल इस बात पे ब्लेस नहीं करूंगा कि यहाँ पर लोग मरे नहीं। मैं इस बात पर भी ब्लेस करूंगा कि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो केवल पेशेंट के हित में सोचें, अपने व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं सोचें। जो उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो है वो केवल पेशेंट का हित सोचे, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ना देखे। जो अटेंडेंट जो है वो पेशेंट का हित सोचे। कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस हॉस्पिटल में आकर किसी भी डॉक्टर को इन्फ्लुएंस ना कर पाए कि डॉक्टर साहब ये 100 दवाई ये 100 इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दो, तो तुम्हारे को मैं जो है थाईलैंड के ट्रिप पे भेजूंगा। तो जब ऐसे ऐसे करके आप उन सारे पॉइंट्स को ध्यान करोगे और फिर महालक्ष्मी का ध्यान करके जब आप सबको हील कर देंगे, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अस्पताल की तरफ जा रहा है वो दिक्कत में नहीं आएगा। जी। प्रॉब्लम गलत चीजों में नहीं है, प्रॉब्लम सही चीजों में भी है। डॉक्टर सही चीज है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। वो कहता है 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस पे खर्च हो गए, 1.5 करोड़ एमडी पे खर्च हो गए, अब 2.5 करोड़ रुपए लगाकर उसके बाद 2 करोड़ रुपए अपने क्लिनिक में लगाए, तो मैं भी तो कमाने के लिए ही बैठा हूं जब सारी दुनिया कमा रही है। अगर ये करना है तो सिस्टम से बाहर। तो आप फिजिकली किसी को उठाकर सिस्टम से बाहर नहीं डाल सकते। मैं अभी देखा, मैंने 50,000 रुपए के करीब के पैथोलॉजी टेस्ट हो गए, पता भी नहीं चला, खट 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 हर जगह पैसे खर्च हो गए। मैं कहा ये पैथोलॉजी टेस्ट वाले का भी वो है, मेरी बीमारी सही है या नहीं है, इस पे इसको कमीशन मिलता है, तो मुझे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट को एक एक पार्ट को, जब मैंने बोला कि डायबिटीज फ्री नेशन, उसका क्या मतलब है,
दुकानों पे डायबिटीज की दवाई मिलनी बंद हो जाए, पैथोलॉजी लैब्स में टेस्ट होने बंद हो जाएं, और लोग बाग इस पूरे बिजनेस मॉडल से अपने आप को विड्रॉ कर लें, तब आपको ट्रू फॉर्म देखने को मिले। हॉस्पिटल्स में केवल पेशेंट के हित के रिलेटेड ही चीजें हो रही है, ना डॉक्टर, ना अटेंडेंट, ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोई भी उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से देख ही नहीं रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तब जब इस प्रोसेस के तरीके से हीलिंग और उस मोडालिटी को देखेंगे समझेंगे, तब आपको वो चेंज मिलेगा। तो इट इज ए डिफिकल्ट विजन। एंड जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन वाला पार्ट पूरा हो जाए कि ये पेशेंट लाइफ साइकिल है इसके तौर पे, फिर आप कोर्ट्स को देखिए, फिर आप कोर्ट्स का ध्यान करिए, क्योंकि पूरे विश्व में जहां भी कोई भी कोर्ट है, वहां पे जज की बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए कि वो सिर्फ दोषी को पनिश करे, निर्दोष को पनिश ना करे। उसका अपना कोई भी लालच ना आए, दंड व्यवस्था जागृत हो, दंड नायक जागृत हो। फिर पुलिस जो है अपने निजी लाभ से किसी को भी दोषी ना बनाए, निर्दोष उस प्रोसेस में फंसे ही नहीं, जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिले। तो कचहरी क्लीन करेंगे, फिर थाने क्लीन करेंगे, फिर आप सीए फंक्शन पर जाएंगे। सीए कोई भी फर्जी खातों के तौर पे नंबर 2 को नंबर 1 करने के प्रक्रिया को कर ही ना पाए। फिर आप मिलिट्री को इस बात के लिए वो करेंगे कि मिलिट्री जो है वो केवल इस देश की रक्षा के लिए काम करे। कितने यूएस के तो कितने सारे वो हैं जहां पर कि फौज के लोग ही ड्रग्स बेच रहे थे। अफगानिस्तान गए, वहां पे ड्रग सिंडिकेट से ड्रग्स उठाई और फिर वो आके अमेरिका में बेच दी। करोड़ों रुपए के वो चक्कर पता चले उनके। कितनी आर्म्स डील फर्जी हुई। तो वर्ल्ड ओवर जब आप एक एक पॉइंट को देखकर उसकी हीलिंग करना शुरू करेंगे, तो आप पहली बार में क्या बोलेंगे कि ये जो 115 करोड़ लोग हैं, सबसे पहले जो हिंदू के तौर पर है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें फर्जी लोग नहीं है, बट उनकी बुद्धि परिवर्तित हो और वो सही मार्ग चुने। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बोले एक बार जो है ये वो माउंट आबू जाते हैं ना, तो माउंट आबू का जो रेलवे स्टेशन है उसे आबू रोड जंक्शन कहते हैं। तो बोले एक बार जो है वो आबू रोड जंक्शन जो है वो बंद हो गया। जब आबू रोड जंक्शन बंद हुआ, तो वो पूरे क्षेत्र में चोरियां शुरू हो गई। तो पुलिस प्रशासन की मीटिंग बैठी कि भाई ये पूरे क्षेत्र में चोरियां शुरू हो गई हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरे गुरुजी ने वहां पे मैसेज भिजवाया कि आप मेरे पास आओ, आश्रम में बैठ के बात करते हैं। तो जब वो वहां का डीएम वगैरह जो है वो बात करने आए, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, दो तरीके के चोर होते हैं, एक शौकिया और एक मजबूरीवश। आपका ये रेलवे स्टेशन कितने लोगों का घर भरता है, उनका घर चलता है, आपको नहीं पता। आपको तो लगता है पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उस स्टेशन पर जिसकी चाय की दुकान है, जिसका खाने का होटल है, जो वहां पे भिखारी है, जो कोई टमाटर के पत्तों की चाट बेच रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई टिकट विंडो पे एजेंट की तरह से काम कर रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, बोले ऐसे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जस्ट बिकॉज एक रेलवे स्टेशन होता है। जी। अब उस रेलवे स्टेशन पर आपने एक साल के लिए ट्रेन बंद कर दी, उन सबका घर एक साल तक कैसे चलेगा? तो चोरी तो बढ़ेगी, क्योंकि वास्तविक चोर थोड़ी है, मजबूरी के चोर है। भूख है तो सबको खाना चाहिए ही चाहिए।
तो आप एक साल बाद देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी शौकिया चोर हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो जो जरूरत की वजह से चोरी कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो वास्त शौकिया चोर है उन्हें पकड़ के आप जेल में डाल दीजिए। तो जब मैंने वो प्रक्रिया देखी समझी तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड ओवर जब आप क्राइम को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कितना क्राइम शौकिया हो रहा है और कितना क्राइम मजबूरी में हो रहा है, क्योंकि आपने उनके लिए कोई एवेन्यू नहीं छोड़ा। फिर सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे तो म्यूट नहीं है। हाँ अभी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे गुरुजी ने ये चीज मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि कितने लोग बिकॉज ऑफ मजबूरी चोरी कर रहे हैं और कितने लोग बिकॉज ऑफ फन क्राइम कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट वो था। मैंने इसको जब देखा तो मैंने इसको कैसे ऑब्जर्व करा कि इन द ईयर 1985, आप टाइम नोट कर लीजिए ताकि ये क्लैरिटी रहेगी। इन द ईयर 1985, ठीक। गवर्नमेंट्स created a subject called computer science across the globe। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे इमर्ज हुआ। जब वो सब्जेक्ट इमर्ज हुआ तो उस सब्जेक्ट ने, अब स्कूल का टाइम टेबल तो लिमिटेड था, सुबह 7 बजे क्लास होती थी और दोपहर को 1 बजे खत्म होती थी, उतनी देर का स्कूल था। तब एक पीरियड जो एक्स्ट्रा था उसको ही कम करना पड़ा। तो पहले स्कूल्स में मॉरल एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, तो मॉरल एजुकेशन हटाकर कंप्यूटर साइंस पढ़ानी शुरू कर दी। 15 साल की एक जनरेशन होती है, तो 1985 से 90 और 2000, 2000 के बाद 2015, 2015 के बाद 2030। टुडे वी आर लिविंग विद ए जनरेशन हुज पेरेंट्स ऑल्सो डजंट नो एनीथिंग अबाउट मोरालिटी। मैं तो छोटा था, मेरे स्कूल में तो मैंने मॉरल साइंस का पीरियड पढ़ा है। अब वो ईसाइयों का स्कूल था, ईसाई पढ़ाते थे, वो जो भी कुछ करते थे। बट कोई भी ईसाई ये थोड़ी कहेगा कि चोरी करना शुरू कर दे। स्कूल डोमेन के अंदर तो मॉरल एजुकेशन का मतलब ही उन चीजों के बारे में बात करना जो आपको धार्मिक रूप से सही रखती हैं। इस्लाम में होगा तो थोड़ी स्कूल में जाके कोई बोलेगा बच्चों को, बेटा बच्चे कल से चोरी करना शुरू कर दो, ये जो है ऐसे तुम्हारी फीस ना आ पाएगी। तो वो भी उसके तौर पे नहीं। कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात नहीं सिखाई जाती, बहुत सारी हैं जो मैंने कुरान में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में बहुत सारी गलत चीजें देखी हैं जिनको वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस में मैंने आइडेंटिफाई करा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज, आपने एक मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट का पीरियड खत्म करके कंप्यूटर साइंस शुरू करी, and as a result of that we don't have moral education। विदाउट मोरालिटी एजुकेशन हो गई, विदाउट मोरालिटी एजुकेशन हो गई, तो पीपल हु आर कमिटिंग क्राइम आर नॉट दोज हु आर इलिटरेट, दे आर दोज हु आर लिटरेट। जितने भी लोगों ने कंप्यूटर वैक्सीन बनाई वो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। जितने लोगों ने कंप्यूटर वायरस बनाया वो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। जितने भी लोगों ने वैक्सीन्स बनाई वो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। जितने भी लोगों ने, जैसे ये कोरोना वायरस हो गया, ऐसे जितने भी वायरस क्रिएट किए गए आज तक लगातार, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। हम्म। जितनी भी टेक्नोलॉजीज, जैसे मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, मैंने उसको देखा, मुझे पता चला आज आप नॉर्मल विदाउट डेटा वाला फोन ले खरीद के देखिए, मिलता ही नहीं। हम्म। पहले तो डेटा वाले फोन ही नहीं थे ना। सारे स्मार्टफोन कैसे बनने लग गए, हर एक फोन में पहले दिन से फेसबुक और ये सब एक्टिवेट हो जाता है। ये सारे क्राइम्स कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग। अभी इंडिया में जो है वो
वो एक बंदे ने केस करा था, वो कौन सा, जो ये जैसे ब्लिंकिट टाइप की जो कंपनीज हैं, ऐसे ही एक और वो कंपनी आई थी, टाटा ग्रुप की कंपनी है वो। तो उसका वो डेटा जब चेक करा गया तो क्या मिला कि आप सब्जी खरीदने का ऑर्डर डालिए और मैं सब्जी खरीदने का ऑर्डर डालूं, सेम जगह सब कुछ सेम। मेरा फोन आईफोन है, आपका फोन नॉर्मल एंड्रॉयड फोन है, सस्ता 10-15 हजार का आपका फोन है, और मेरा 1-1.25 लाख का फोन है। तो मेरे में वो नारियल पानी की कीमत या सब्जी की कीमत ज्यादा आएगी, आपके में कम आएगी। और ये सारी गंद यूएस से हिंदुस्तान में आई है। ये ज्यूज का तरीका होता है काम करने का। तो पढ़े लिखे लोग चोरी कर रहे हैं। तो मोरालिटी मतलब मेरा जो काम है मंत्र चिकित्सा और ये पूरे प्रोसेस में काम करने का, वो मोरालिटी ड्रिवन प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन होने कंपलसरी होने चाहिए। मैं किसी भी बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन दूं या ना दूं, मोरालिटी जरूर सिखाऊं, ताकि वो किसी भी स्थिति में गलत काम को अपनी ऑप्शन ना बनाए। क्योंकि डॉक्टर बन रहा हूं तो मैं पेशेंट को मार रहा हूं, पुलिस बन रहा हूं तो मैं सीधे साफ सुथरे आदमी को मार रहा हूं और चोरों से पैसे लेके उन्हें छोड़ रहा हूँ। जुडिशरी में जा रहा हूं तो जज बनकर जो है मैं गलत न्याय दे रहा हूं। मैं फौज बन रहा हूं तो देश में जो क्राइम है, जो इंटर कंट्री चलता है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान से ड्रग्स उठाई हिंदुस्तान में डाल दी, हिंदुस्तान से उठाई अफगानिस्तान में डाल दी, मैं ये वाले काम में चला गया। हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। पॉलिटिशियन है वो देश को बेच रहा है, नेता अभिनेता सारे के सारे इसमें। तो मैं पूरे सिचुएशन को ठीक कैसे करूंगा? तब मैंने ये सोचा कि मैं मंत्र चिकित्सा सीखूंगा और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लोगों को हील करूंगा। और फिर जब मंत्र चिकित्सा के लिए सामने जब रोगी आएगा, तो उसको क्लियरली बताऊंगा कि भाई, ये मेरा अहम नहीं था, ये तेरा पाप था जो तूने करा, जिसकी वजह से ये रोग तेरे पास में आया। मैं ज्ञान मतलब ब्राह्मण होने के नाते मैं ज्ञान देने के हिसाब से भी आया, तब ज्ञान नहीं लिया। पर मैं मेरे रास्ते पे टिका रहा, मैंने ब्राह्मण बन के उन मंत्रों को धारण करा जिससे कि मैं तेरे को रोग मुक्त कर सकूं। पर तुझे रोग मुक्त होने के लिए दंड को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक तो मैं कर ही दूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो मेरा अहम है। ठीक तो मैं करूंगा, बट पनिशमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो इट इज ए वेरी क्रूअल इन अप्रोच प्रोसेस। भगवान ने 250 लोगों में से एक को बचाया, 249 को जल के मरने छोड़ दिया, ऑन दी स्पॉट क्रिमेशन हो गया। पर वो एक को बचाकर उन्होंने ये बताया कि तुम ये देखो कि तुम कितने उल्टे सीधे काम कर रहे हो। सड़क बनाओ, पर पेड़ों को काटकर सड़क बन रही है, जंगलों को खत्म करके चीजें हो रही हैं। सरवाइव कैसे करोगे? पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, छोटे छोटे घर होते थे, अब आपने स्काई क्रेपर बिल्डिंग्स बना दी, जमीन को इतना खोद दिया, वाटर लेवल के भी नीचे तक चले गए। तो जब आप दूसरे की जगह का अतिक्रमण कर रहे हो और उसको लिविंग भी नहीं मान रहे, अरे इसका क्या मतलब? एक पेड़ ही तो कट गया, क्या फर्क पड़ता है? तो भुगतो फिर बारिश हो रही है जब, भुगतो जब एबनॉर्मल फायर्स आ रही हैं तब। तो जब नुकसान होता है तभी आपको आपकी गलतियों का रियलाइजेशन होता है, प्रोएक्टिवली नहीं होता। तो मंत्र चिकित्सक का जो सबसे बड़ा रोल है, इट इज टू एडवाइज द सोसाइटी ऑन व्हाट हार्म वी आर डूइंग। और मेरे देश के धर्म के अंदर ये चीजें पहले से पता थी, इसलिए वो कहते थे, अच्छा तुम्हारे ऊपर शनि की दशा अंतर्दशा आ गई, राहु आ गया, अब अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला बहते जल में डालो, अपने वजन के बराबर फिटकरी गंदे नालों में डालो। क्योंकि अगर पॉल्यूशन तुमने करा है
तो प्योरीफाई भी तुम ही करोगे। आज ये ब्लिंकिट या कोक पेप्सी जैसी कंपनियां जितना भी प्रॉफिट लेती हैं, वो प्लास्टिक की बोतल पूरे सिस्टम में कितना चोक कर रही है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी मैं पढ़ रहा था कि वर्ल्ड ओवर उनको बोला गया है, दोनों कंपनीज के तौर पे, कि आप अपना पैकेजिंग चेंज करिए, प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं चलेगा। बट मेरा ये मतलब कहने का ये है, मैंने पूरे प्रोसेस में सिर्फ बिलियनर्स को ही प्रॉब्लमेटिक देखा है, आम आदमी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ बिलियनर्स, नो वन एल्स। और मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। आप फोर्ब्स की लिस्ट पर जाकर, सारे बिलियनर्स के फोटोग्राफ हैं, तो 2000 लोग हैं, तो उनको कॉपी करिए, कॉपी करके उनके सबके फोटोग्राफ्स एक एक्सेल शीट पर पेस्ट कर लीजिए, A3 साइज के ऊपर सबके फोटोग्राफ आ जाएंगे। वो सारे फोटोग्राफ का एक प्रिंट निकाल कर अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, और रोज जब हीलिंग करें तो भगवान से बोलिए कि भगवान 2% जो बिलियनर्स हैं उनको सद्बुद्धि जाग जाए, वो अपने उल्टे काम बंद कर दें, केवल 2% के लिए। यानी कि अगर हम 2500 बिलियनर्स की बात कर रहे हैं, तो 2500 इंटू 2%, 25 बिलियनर। जब वो एक सही व्यक्ति जागृत होगा, जो इस पूरे प्रोसेस के तौर पे, तब ये सिस्टमैटिक करेक्शन होगा, वरना होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आज ये 2500 बिलियनर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस ड्रग सिंडिकेट, नेगेटिव इनिबिटर्स, उन सबसे कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए ये मर रहे हैं। ये आप वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी वॉर देख रही हैं, इट इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, दे आर इन्वॉल्व विद 100% ऑफ द नेगेटिव प्रोसेस। भगवान से प्रार्थना ये करिए कि जितने भी हिंदू इस नेगेटिव प्रोसेस में हैं, वो इस काम को छोड़ दें, वो इस काम को छोड़ दें। क्योंकि अगर वो उल्टे काम करते रहेंगे तो लोग इसी प्रकार मरते रहेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस ऐसे ही खत्म होगा, वायरस ऐसे ही बनते रहेंगे, कंप्यूटर वायरस ऐसे ही बनते रहेंगे, ड्रग सिंडिकेट्स वैसे ही बढ़ते जाएंगे। तो हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा सिंपल है ना, देखिए, कैलकुलेट कीजिए, 220 करोड़ क्रिश्चियंस हैं ग्लोबली, 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों मरने शुरू हो गए, आप रोज सुनिए, या तो इजराइल ने उनको मारा, अमेरिका ने उसको मारा, यूक्रेन मरा, रशिया ने मारा। कोई भी सिचुएशन में या तो मुस्लिम मर रहा है या क्रिश्चियन मर रहा है, और तो कोई मर ही नहीं रहा। ज्यूज को भी मैं क्रिश्चियन ही मानता हूं, उनको मैं मुस्लिम और वो नहीं मानता, बट या तो मुस्लिम मर रहा है या क्रिश्चियन मर रहा है। तो क्रूसेड वॉर तो शुरू हो गई ना। जिनको हम पढ़ते थे कि ऐसे करके, हमारे एक डॉक्टर चांद भारद्वाज थे, वो क्या कहते थे, बोले शुक्ला जी, जब आएगा बीसम बीसा, तो ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, बस बचेगा रूसा। तो ये उन्होंने मुझे 2017-18 में बोला था। बीसम बीसा मतलब 2020। तो जब 2020 आएगा, अब 2020 आया तो कोविड लेकर आ गया, करोड़ों लोग मर गए ग्लोबली, और सबसे कम धर्म वाइज जो है वो हिंदुस्तानी भारतीय ही मरे। जो हिंदू पॉपुलेशन थी, दैट वाज मिनिमम इन टर्म्स ऑफ लॉस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के तौर पे था ये ग्लोबली। तो जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, तब देखिए ना, ये जिस जगह बैठ गए, ये अब बम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो है वेटिकन, मक्का मदीना खत्म हो जाएगा अभी, आप थोड़े दिनों में देखना, इस पे बम गिर जाएंगे। उधर रशा जो है, जब जर्मनी आएगा युद्ध में लड़ने के लिए, आने वाला है ना जर्मनी, बिल्कुल फाइनली डिक्लेरेशन आ गया है कि जर्मनी जो है वो रशा के, यूक्रेन की तरफ से अटैक करेगा रशा के ऊपर।
तो उधर हम्म, उसने बोला, तो नेक्स्ट जो मिसाइल चलेगी वो वेटिकन सिटी पे गिरेगी, इधर से मिसाइल चलेगी वो मक्का मदीना पे। तो अब जब धर्म स्थान ही खत्म हो जाएंगे तो अप्रोच, हम्म, फिलॉसफी, सब कुछ खत्म होगा। तब ये होगा कि क्या करें। अब प्रॉब्लम इसके हम्म, बाद में आती है। प्रॉब्लम क्या है, जब रशिया, जब बचेगा रूस। अब रशिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट के हम्म, साथ साथ वो एथिस्ट कंट्री भी है। तो वहां पर धर्म का प्रोपोगेशन नहीं होगा ना, हम्म, वो नास्तिक दर्शन का हब बन जाएगा। इधर ईरान की सपोर्ट में चाइना आ गया, उधर इजराइल की सपोर्ट में अमेरिका आ गया, शुरू हो गया युद्ध। तो जब युद्ध शुरू होता है उस टाइम पर कौन किसको कितना डिस्ट्रॉय करता है, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। और गुस्से में जो भी काम करा वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आदमी सोच नहीं पाता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर आने वाले टाइम में अपने रोल प्ले को आइडेंटिफाई करें तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आप सारे आस्तिकों की रक्षा करने जाएंगे, क्योंकि अगले 5 साल युद्ध नहीं रुकेगा। कुछ लोग तुरंत मर जाएंगे, कुछ लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज्यादा होंगे कि वो आत्महत्या ही करना उनके पास एक ऑप्शन होगा। ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहेगा, इट वोंट स्टॉप टिल द टाइम इट रीचेस टू अ लेवल जहां पर कि दुनिया में ये नेगेटिव प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे। फिर दो फाइट रह जाएंगी, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। हम्म, और जब ये आस्तिक और नास्तिक दर्शन चलेगा तो आप उस समय रिप्रेजेंट क्या कर रहे होगे, आस्तिक दर्शन। आपके पास पावर्स होंगी, आप लोगों को रोग मुक्त कर रहे होगे, सारी चीजों में आपकी हीलिंग एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। जब ऐसा होगा तब ये सिस्टम क्लीन होगा। अब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, अगले 5 साल तक आप जब उनको पढ़ाएंगे, मंत्र चिकित्सा सिखाएंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाएंगे, ये मोरालिटी ड्रिवन बच्चे होंगे। ये कोई भी चोरी चकारी घटिया काम करना पसंद नहीं करेंगे और ये शक्तिशाली होंगे। इनको देख के हर व्यक्ति इनके जैसा बनना चाहेगा। ये मेरे मम्मी पापा हमेशा सही ऑप्शन पे काम करते रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने कभी किसी शॉर्टकट कर नहीं लिया। और हमारी सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रही। और बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम हर बार बच जाते थे। कोविड के टाइम पे तो जिन लोगों को मैं हीलिंग वगैरह सिखा रहा था, कर रहा था, ऐसा हुआ कि एक घर के अगला, मतलब उस घर के लेफ्ट और राइट में दोनों में कोविड से डेथ हो गई और वही वाला घर एक बचा रहा। जैसे बड़े सारे केस हुए। तो जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं आज, उसको कोई साइंटिफिकली ना मेजर करे, बट भविष्य में इसी पर रिसर्च होगी और कुछ नहीं होगा जिस पे रिसर्च होगी, दैट आई कैन एश्योर यू। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो इसलिए इस प्रकार का है। मैं ये देख रहा हूं कि ये बीसम बीसा शुरू हो गया, 2030 तक ये सारी की सारी कहानियां जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं वो तौबा कर लेंगे कि भाई अब ये उल्टा काम नहीं करना, बहुत हो गया अब ये उल्टा काम। तो जो लोग बचेंगे वो अपना मार्ग फिर से डिजाइन करेंगे। थिंग्स विल नेवर कम टू एन एंड, बट दे विल बी अ पॉजिटिव ड्रिफ्ट, एंड यू विल बी द पर्सन हु विल बी ड्राइविंग द पॉजिटिव ड्रिफ्ट। तो ये मत सोचेगा कि आपका रोल प्ले कोई छोटा मोटा है। एक बड़ा पर्पज है जो अपना रास्ता अपने आप बना, अदरवाइज मैं और आप कैसे कनेक्ट होते और क्यों कनेक्ट होते। कोई तो रीजन होता ना इस पूरी चीज का, हम्म, कि हम बोले कि नहीं, मैंने तो उनको जानता था, वो आपको जानते थे, ऐसे करके हमारा मीटिंग और डिस्कशन, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, पता भी नहीं था एग्जिस्ट भी करते हैं एक दूसरे के लिए या नहीं।
बट किसी चीज ने आपकी अट्रैक्शन, मतलब आपकी इंटेंशन को मेरे वीडियो के तौर पे अट्रैक्ट करा, और आपके मन में ये विचार आया कि मैं इससे कनेक्ट हूं। आप एक्सप्लोर करते रहे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या है। आपने वीडियो देखे, एक देखा, दो देखा, अप्रोच पड़ी, सारी की सारी चीजें देखी, और हर बार आपके मन में ये विचार आया कि हाँ ये एक सेफ बिड है, मुझे कनेक्ट होना चाहिए। जी। तो मेरा ये पॉइंट बना। बट मेरी थ्योरी बिल्कुल डे वन से क्लियर थी कि ये, और ये ऐसा नहीं है कि ये थॉट मुझे अभी या पहले दिन से था, ये थॉट मुझे आया ही तभी जब मेरे गुरुजी चले गए। देन आई रियलाइज कि अच्छा ये हो सकता है, ये कुछ करना चाहते हो, और इन्होंने जो है मुझे उसके हिसाब से जो है फाइनलाइज करा। ठीक है, अगर मेरा रोल ये वाला है तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का रोल मजबूत होता है, तो ठीक है मुझे बचाना पड़ेगा, तो जो मैं कर सकता हूँ जरूर करूंगा। एंड एंड ऑफ द डे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना कोई गलत बात नहीं है। और इसीलिए मेरा ये थॉट प्रोसेस भी बड़ा स्ट्रांग है। आप सोचिए कि किसी भी स्थिति में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब आपके शहर के ऊपर अगर गिरता है, युद्ध कहीं भी हो रहा है, आपका कोई कंसर्न है नहीं, बट अगर वो बम या गोली या चाकू या तीर या सुई आपके शहर के ऊपर हो रही है, आपके घर के आसपास हो रही है, देन इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। कोई दो देश लड़ रहे हैं, लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आम आदमी की राइट है सुरक्षित रहना। और ये कौन लोग लड़ रहे हैं? ये वो लोग लड़ रहे हैं जिनका एक लालच है, जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट से इस पूरे पार्ट को कर रहे हैं। नेतन्याहू कौन सा पाक साफ है? उसके ऊपर कितने सारे केसेस हैं। अगर ये वॉर बंद हो जाती है तो क्या नेतन्याहू को 10 साल की जेल और वो सारा कुछ नहीं होगा? 100% होगा। वो क्यों चाहेगा कि ये वॉर बंद हो? यूक्रेन का जेलेंस्की, वो क्यों चाहेगा ये वॉर बंद हो? उसको तो फ्री में सारी पावर्स मिल रही हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अमेरिका को आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचने की वजह से वो क्यों चाहेगा कि ये सारा मार्केट बंद हो? बड़ी मुश्किल से तो ये हवाई जहाज और वो सब बिकने शुरू हुए थे। तो नोबडी वांट्स कि दिस वॉर शुड स्टॉप। और आपको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी सोचे, अपना अपना काम करे। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सिक्योरिटी, कि ये कोई बॉम्ब मेरे घर और इस पूरी विसिनिटी में गिर सकता है, तो आपको उसका प्रतिकार कैसे करोगे? आप कौन सा खुद कमांडो या रैम्बो बनकर जो है तीर कमान लेके या बम लेके थोड़ी घर से निकल जाओगे? बट दैट डजंट मीन यू डोंट हैव पावर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है। मेरा पूरा प्रोसेस इसी बात के ऊपर है कि जब आप उस महालक्ष्मी को अपने भीतर इन्वोक करोगे, उस संजीवनी को अपने भीतर इन्वोक करोगे, आपकी वो पावर्स होंगी कि आप किसी भी चीज को हवा में ही डिफ्यूज कर लेंगे। आप किसी को, किसी भी चीज को अपनी फैमिली, अपने घर तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अभी आपके यहाँ देखिए ना, वो सिटीजनशिप को लेकर कितने, हर हर शहर के अंदर जो है वो रॉयड्स जैसी सिचुएशन हो गई। अब उस रॉयड्स के टाइम पे कौन व्यक्ति क्या करता है, मतलब आपको घर से बाहर निकलना ही भारी हो गया। कहीं भी गए, छोटी सी एक्टिविटी में एकदम से लोग, अरे भाई तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, तुम हमारे देश में आ गए, देश में आने के बाद तुमने सारे उल्टे सीधे धंधे करने शुरू कर दिए। अब सारे उल्टे काम करने के बाद तुम्हारी ये राइट भी हो गई कि तुम हम पे अटैक करो? ये क्या बात हुई? तो मैं तो मारूंगा तो घर में घुस के मारूंगा, मुझे थोड़ी किसी का डर लगता है। पर मुझे अगर मारना है तो मुझे ये तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, हु इज इट रियली एट फॉल्ट? इट इज द पॉलिटिशियंस, इट इज द ब्यूरोक्रेट्स।
It is the governments who are at fault. And who is funding these governments? It is the billionaires. मैं ये बिलियनेयर की पूरी सत्ता को उखाड़ के फेंक दूंगा, जड़ से उखाड़ दूंगा। इतना उखाड़ दूंगा कि कोई भी व्यक्ति कोई नेगेटिव डिसीजन लेने की शक्ति ही ना जनरेट कर पाए, क्योंकि मेरे पास माँ लक्ष्मी है, मैं वो कर सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एंड इट इज मेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही है। मैंने एक बार भी ये विश नहीं करा कि ये वॉर रुक जाए। मैंने सिर्फ ये विश करा कि जितने भी अच्छे लोग हैं उनका बाल भी बांका ना हो, हर स्थिति में उनको कोई प्रोटेक्ट करने आ जाए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब तक मैं उस सिचुएशन में अपने आप को और अपनों को, अपने मतलब प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, उसकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। यही एक काम भी है। और मैं तो ब्राह्मणों में भी महा ब्राह्मण के तौर पर हो गया कि मैं तो पुरोहित वाली कैटेगरी में, पुरोहितों का पुरोहित वाली कैटेगरी में हूँ, शुक्ला होने के नाते। इट इज माई अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं मेरा काम कर रहा हूं, इंद्र का काम इंद्र जाने, मुझे अपना काम ऐसे ही करना है। मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी इतनी हैवी नहीं है कि मैं उस अकाउंटेबिलिटी में ही खत्म हो जाऊं। नो, मेरा आज की तारीख में काम है, मैं टेक्स्ट को पढूं, ढूंढूं, अप्लाई करूं, लोगों से उसे कनेक्ट करूं, क्योंकि यही एक पार्ट कंप्लीट बैठता है। क्योंकि जो मरने की कसम खा चुके वो तो मरेंगे ही ना, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। करप्शन को हमने पैदा करा ऐसा नहीं है, हमारे को करप्शन का रास्ता दिया गया ऐसा है। तो सिस्टम तो एक दफे डिस्ट्रॉय हो गई। और कोई आदमी अगर एक बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बिजनेस में आ गया, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि शेर जब आदमखोर होता है तो उसको मार दिया जाता है। जब तक वो जंगल के अंदर की चीजें खाता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही शेर आदमखोर होगा उसको मार दिया जाएगा। और आज ये ज्यूज, ये क्रिश्चियंस, ये इस्लामिक फोर्सेस, ये जो कोई भी हैं, ये वर्ल्ड ओवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बिजनेस में आ गए। दे आर ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ पोल्ट्री आइटम। ये ठीक है, ये लड़की के ये हार्ट है, ये हाथ है, ये पैर हैं, ये इस जगह काम आएंगे, इस जगह काम आएंगे, इसको उठा लो। अब देखो ना कितनी सारी मूवीज आ गई हैं इस चीज के ऊपर। अगर ये छिपा हुआ फैक्ट होता तो मूवीज कैसे बन जाती? हमारे देश में पूरा वेस्ट बंगाल जो है, वो जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज कर रहा है। सारी बुचर कम्युनिटी उधर इकट्ठी हो गई, तभी तो नहीं उखाड़ पा रहे वहां से किसी को भी। सो इट इज ए बिगर प्रॉब्लम। उसमें ना लड़का सुरक्षित है ना लड़की सुरक्षित है। तो आपका रोल बहुत स्ट्रांग है। अपने रोल प्ले को पहचानिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। बिगड़ेगा बाल बराबर भी कुछ नहीं। तो जब डॉक्टर मुझे कह रहा कि ये बायोप्सी नहीं होगी, ये इतने परसेंट पॉसिबिलिटी कैंसर की है, मैंने कहा तो कोई खुदा थोड़ी है जो तेरी वजह से मैं बैठा रहूंगा। नहीं कराना मेरे को बायोप्सी। मेरे को सब लोगों ने गालियां दी, अभी भी दे रहे हैं। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, डॉक्टरों से भी ज्यादा मानता है, नॉल दैट। बायोप्सी कराने में क्या परेशानी है? मैंने, मुझे छेड़ना ही नहीं। नहीं छेड़ूंगा तो हो सकता है पूरे जीवन भर कहीं कोई फर्क ही ना पड़े। थोड़ी देर, थोड़े समय की दिक्कत परेशानी होगी, वो ठीक हो जाएगी। बॉडी अपने आप में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। पर जो डॉक्टर ये कह रहा है कि जी ये वाला प्रोसेस है, उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसको 10, 20, 50 हजार लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्यों चाहेगा कि मेरे घर में सुख शांति रहे? मैं मेरी बात समझा पाया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका रोल